स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी अंत में। क्लास 8 का हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी टॉपिक चल रहा है आपका ज्योग्राफी। लेसन नंबर 2 है। आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे होंगे भूमि, मृदा मृदा जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको जैसे पता है कि भूमि, मृदा, जल ये कैसे संसाधन है? तो अजैव संसाधन है। ये कैसे संसाधन है? ये अजैव संसाधन है, मैंने बताया हुआ था। और आपका जो वन्य जीवन जो है और वनस्पति जो है वो कैसा है? तो आपका जैव संसाधन है, जैव संसाधन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखेंगे यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे तंजानिया के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और पुनः अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साथ भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब कहानी को समझते हुए चलेंगे। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसके परिवार ऊन प्रक्रमण करने की कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनके भेड़ों को बाड़ा कुछ दूरी की पहाड़ियों से लगे एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि में इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाया। तो अभी आप क्या देखें, मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, विभिन्न स्थान में रहते हैं और उनकी जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधन की उपलब्धता है। तो अभी मांबा और पीटर, मांबा कहाँ के रहने वाली है और पीटर कहाँ का रहने वाला था, तो दोनों का स्थान अलग अलग था। तो जीवन जीने का जो व्यतीत करने बहुत अंतर था। तो क्या अंतर था अभी आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं, इसे आप लोग नोट जरूर करेंगे। ये देखिए, इसे आप लोग नोट करेंगे। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के क्षेत्र पर 30% भाग पर रहती है। देखिएगा, मान लेते हैं कि जो 100% जनसंख्या है पूरे विश्व की, 100%, ठीक है, 100%, और 100% क्या है, भूमि को भी मान लेते हैं, ठीक है, गौर करते हुए चलेंगे तभी समझ में आएगा। तो विश्व का जो 90% जनसंख्या जो है ना, 90% जो जनसंख्या है वो भूमि के 30% जनसंख्या पे रहती है। तो शेष 70%, इसका शेष 70% जो है ना भूमि का, भूमि पर या तो विरल है या जनसंख्या वह निर्जन है। तो आप समझ गए, इसे आप लोग ज़रूर नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। ऑब्जेक्टिव सवाल क्या बन सकता है, तो आप सुने, यहाँ से मेरी बातों को सुनते हुए चले कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है इस प्रकार से। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही है, कौन सा कथन क्या है, सही है। तो देखते हैं सही कौन सा है। पहला ऑप्शन दे देगा, पृथ्वी पर भूमि के क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या केवल 30% भाग पर मिलता है। 30% भाग पर मिलता है, 30%, ठीक है। दूसरा क्या दे देगा, पृथ्वी की ऊंचाई हिस्सा महासागरों या स्वच्छ जलों से मिलकर बना है। तो सॉरी, पृथ्वी का 3/4, पृथ्वी का 3/4 जो है
3 ऊंचाई मैंने बोल दिया, सॉरी। पृथ्वी का जो चौथाई है, 3/4 हिस्सा महासागरों या स्वच्छ जलों से मिलकर बना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? आपको पता है कि 3/3 आपका क्या है? जल है, और 1/3 क्या है? जिस पे लोग निवास करते हैं। तो आप इस प्रकार से इसे यहाँ से सवाल यहाँ पे बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं देखिए सवाल मैंने आपको कहा था कि 7 क्लास का जो हमने पढ़ाई किया है उसका एमसीक्यू मैं भी तैयार कर रहा हूँ, और जैसे ही तैयार हो जाता है तो मैं आपको उपलब्ध में करवा दूँगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। भूमि। अब हम बात करने जा रहे हैं भूमि पर। तो देखते हैं भूमि क्या है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। तो भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मैं एक एक लाइन पढ़ाता हूँ और इसे समझना भी है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर भूमि है। तो कुल जो आपका भूमि का जो पूरा क्षेत्रफल है, लगभग 30% भाग पर भूमि है। यही नहीं कि इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण, जो आपको लक्षणों के कारण जो है, विश्व के विभिन्न भाग में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वत के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए यह स्थान विश्व के सघन वसित क्षेत्र हैं। तो नोट करेंगे यहाँ पे कह रहा है कि उर्वर मैदान और घाटियों के कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलता है? तो जहाँ आपका जो मैदानी हिस्सा है वहाँ पे मिलेगा, या फिर घाटियों, नदी घाटियों में आसपास में वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं भूमि उपयोग। अब देखिए भूमि का उपयोग जो है कि 5 कारकों पर निर्भर करता है। भूमि का उपयोग जो है ना, वो 5 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन? तो मैं बता देता हूँ। स्थलाकृति, मृदा, जल की उपलब्धता, जलवायु, खनिज। तो भूमि का उपयोग हम पढ़ेंगे। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं भूमि का उपयोग हम किस किस कार्यों के लिए करते हैं, तो इसे बताने वाली बात तो है नहीं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए कृषि है, वानिकी है, सड़क है ना, और उद्योग की स्थापना। तो भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो कृषि के लिए करते हैं, वानिकी के लिए करते हैं, और क्या करते हैं? खनन के लिए करते हैं, सड़क के लिए बनाने के लिए करते हैं, उद्योग की स्थापना, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब हम बात करते हैं इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि के उपयोग के विभिन्न कारकों की सूची बना सकते हैं? तो आप देखिए माम्बा और पीटर पे किस प्रकार की भूमि का उपयोग किया जाता था, वहाँ पे किस प्रकार से खेती करते थे, कैसे सब्जी उगाते थे, तो वहाँ पे आप बांट सकते हैं इन आधारों पे। तो ये कहानी यहाँ पे बता रहा है, ऊपर जो पढ़ के आए हैं तो उसी को वितरण यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही, तो आप कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। करेंगे तो बेनिफिट ये आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं। चलिए, अब भूमि का उपयोग भौतिक कारकों पर निर्धारित किया जाता है। जैसे कि भूमि का उपयोग जो है ना, भौतिक कारकों पर निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। तो इसे नोट करेंगे, इसे आप जो है इसे बिल्कुल नोट करेंगे। मैं भूमि का उपयोग अंडरलाइन कर देता हूँ। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, ठीक है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप का महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि निजी एवं सामुदायिक हो सकती है। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर मतलब भूमि जो है कि हम निजी, जो खुद का है, एक सामुदायिक जो समाज के लोगों का है। जैसे कि यहाँ पे
एक 2 भूमि है तो एक निजी भूमि हो गया, जिस पे आप ही खेती कर सकते हैं। ये समुदाय का भूमि है, तो इस पे आप क्या करेंगे, पशु चारा लगा देंगे, पशु के चारने के लिए घास लगा देंगे, तो आप पूरे समाज इससे ले जा सकते हैं। तो स्वामित्व और निजी और सामुदायिक भूमि बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों को स्वामित्व में होती है, निजी भूमि जो होती है व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। समान रूप से इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, संबंधित व्यक्तियों के लिए, समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फल, नट, औषधि बूटियों को एकत्रित करना। मतलब अब जो निजी भूमि का उपयोग आप किस प्रकार से करते हैं बताने का ज़रूरत नहीं। हाँ, समुदाय की भूमि में आप किस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा कोई भूमि है, तो एक गांव है, उस गांव में बड़ा भूमि है, उस गांव में पशु पशु भी होगा, उसके लिए चारा लगा देंगे, कुछ हम फल लगा देंगे, कुछ उसमें औषधि बूटियाँ लगा देंगे, दवाई बना सकते हैं, और उस समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इस सामुदायिक भूमि को क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन। तो साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, साझा संपत्ति संसाधन। तो साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। आप जानते ही हैं, जनसंख्या बढ़ती ही है, और जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है ना। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। जैसे जैसे स्थान बदलता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है। तो पठारी जैसे दक्कन का पठार, यहाँ पे काली मृदा है, काली मृदा है ना, तो यहाँ पे काली मृदा एक कपास के लिए उपयुक्त है, कपास के लिए अच्छी यहाँ गुणवत्ता है। यहाँ पे क्या यहाँ कपास को उगा सकते हैं, तो वही यहाँ बोल रहा है, मैदानी भूमि और स्थान के आधार पर जो है कि भूमि का गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूपों में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। जो आपका भूमि का उपयोग क्या है, यहाँ पे देखिएगा, भूमि का जो उपयोग है, आज भूमि उपयोग क्या है, आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन यहाँ पे बता रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तनों का दर्शाते हैं। जिस तरीके से भूमि का उपयोग हो रहा है, जैसे कि सड़क बनाना और वहाँ पे मकान अलग अलग तरीके से बनाना, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वहाँ पे संस्कृतियों का दर्शाते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीयकरण पर्यावरण के लिए खतरा। देखिए, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, तो कृषि के लिए जो नई नई तकनीक व्यवस्था किया गया है, तो गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि पहले किस प्रकार से था, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 फिगर दिया है। पहला फिगर में आप देखें, पहला क्या है, कच्ची कच्ची मकान है। यहाँ पे देख रहे हैं लोग, बगल में घर के आगे खेत है ना, ये पगडंडी है, यहाँ पे खेत यहाँ पे है, यहाँ पे बकरी ले जा रहे हैं सब, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो दूसरा हम देखेंगे, अब यही रास्ता है, देखिए यही रास्ता है, यही रास्ता, यही खेत है, तो ये बीच का एरिया जो आप देख रहे हैं, ये गैप हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया है। तीसरा हम देखेंगे क्या, किस तरीके से बदल रहा है भूमि का उपयोग। अब देखिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारत बन गई है, और यहाँ भी बड़ा बड़ा, अब देखिए यहाँ पे एक पॉल है, यहाँ पे कितना बिजली की खंभा, यहाँ पे देखिए कितना बिजली खंभा हो गया। तो किस प्रकार से भूमि का उपयोग बदल रहा है, यहाँ पे देखिए भूमि उपयोग के समय में अनुसार परिवर्तन। ठीक है,
अब हम बात करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। तो आपने देख लिया कि भूमि का उपयोग 5 कारकों पर निर्भर करता है। तो भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, तो मैंने सब बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण। तो भूमि संसाधन का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए आपको वन रोपण करना चाहिए, भूमि का उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का नियमन से विनियमन करना चाहिए, अतिचालन पर रोक लगाना चाहिए। तो हम ये क्या कर सकते हैं, इससे हम भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पे हम जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण वन और भूमि कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने का विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन का समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और इस जनसंख्या की बढ़ती मांग के कारण वन, भूमि और कृषि योग्य भूमि को बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। आप देख भी रहे हैं, है ना। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। तो किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो वन रोपण से, भूमि उद्धार से, जैसे कि अलग अलग हम फसल उगाएंगे, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों को विनियमित उपयोग से, अतिचारण पर रोक से भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य तरीके हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब हम बात करते हैं मृदा। ठीक है, अब देखिए मृदा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो हम ये देखते हुए चलेंगे। और अगर आपको लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा। मृदा, देखिए यहाँ पे क्या, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर, लिखते चलेंगे, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको लिखवा दिया है पहला पॉइंट, मृदा किसे कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप जो है मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ कहाँ गया, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाला खनिज से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो आपने क्या लिखा, मृदा टॉपिक दे दिया आपने, तो मृदा का परिभाषा आपको लिखाया मैंने। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। इतना आपको मैंने लिखवा दिया था। अब पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अगला पॉइंट है, यह अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय का मतलब क्या होता है, मतलब कि टूटना, और मतलब होता है ना कि अपक्षय, यहाँ पे देखिए दिया भी है, तो अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। अपक्षय क्या है, यहाँ पे मृदा को प्रभावित कौन कौन सा करता है, पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपक्षय समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले अपक्षय को समझ लेते हैं। अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधा, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है।
लगातार तापमान आना मतलब एक चट्टान है, इसके ऊपर लगातार तापमान गिर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये कभी सिकुड़ रहा है, कभी फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है, कभी फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है, कभी फैल रहा है। तो क्या होता है, ऐसे होते होते वो टूट जाता है, और टूट जाने के बाद क्या होता है, वो मृदा में बन जाता है। तो अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे समझिएगा आप लोग। यहाँ तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपका जनक चट्टानें हैं, अपक्षित चट्टानी पदार्थ है, बालू गाद के साथ उपयुक्त उपमृदा, ह्यूमस और वनस्पति के ऊपरी मृदा। तो मृदा का यहाँ पे सबसे निचला पार्ट जनक चट्टान होता है, फिर उसके बाद अपक्षित चट्टान पदार्थ होता है, फिर उसके ऊपर बालू आते हैं, गाद आते हैं, कले के साथ उपमृदा होते हैं, इसके ऊपर ह्यूमस का निर्माण होता है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। यहाँ पे अपक्षय की परिभाषा दी है, तो इसे आप समझ लेंगे, मैंने समझा दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पे मृदा, इसको हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखते हैं मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक। तो जनक शैल, जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। दूसरा क्या है आपका, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तीसरा क्या है, वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अगला क्या है, समय, मृदा परिच्छेदिकों की मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मैं इसे लिख पाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो आप लिखेंगे मृदा निर्माण के कारक, इसको शब्दों में मैं लिखा दूंगा, तो आके आपको आसान रहेगा समझने में भी और याद करने में भी। तो लिखेंगे मृदा निर्माण के कारक, पहला लिखेंगे जनक शैल, जनक शैल लेकर डैश लिखेंगे, जनक शैल लेकर डैश लिखेंगे। रंग, रासायनिक गुण एवं खनिज की मात्रा। देखिए इस प्रकार आप जनक शैल को लिख लो। जनक शैल आपने टॉपिक दे दिया यहाँ पे, जनक शैल दे दिया आपने, जनक शैल। उसके बाद आप क्या करेंगे, डैश दे करके आप लिखना स्टार्ट करेंगे, रंग, रासायनिक गुण, खनिज की मात्रा। ठीक है, जनक शैल में क्या क्या होता है, रंग, रासायनिक गुण एवं खनिज की मात्रा होती है। अगला टॉपिक लिखेंगे जलवायु, जनक शैल लिख लिया आपने, जलवायु लिखेंगे दूसरा। यहाँ पे लिखेंगे निर्माण की दर ह्यूमस की मात्रा निर्भर करेगी, निर्माण की दर ह्यूमस की मात्रा निर्भर करेगी, निर्माण की दर ह्यूमस की मात्रा निर्भर करेगी। आगे बढ़ते हैं, स्थलाकृति, तो मृदा की मोटाई, संग्रहण, अगला देखेंगे समय, फिर उसके बाद देखेंगे जैविक कारक। तो बस ये मृदा निर्माण करने वाले कारक थे। तो जनक शैल, जलवायु, स्थलाकृति, समय और जैविक कारक, ये मृदा को निर्माण करने में प्रभावित कारक हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से सवाल बन सकता है आपका, निम्न मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, समय, जलवायु, उच्चावच, वनस्पति एवं प्राणीजात, जनक शैल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सवाल बन सकता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और देखिए ये आपका केस स्टडी है, इसे आप खुद से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए केस स्टडी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट को तैयार करना चाहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, यूपीएससी में एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो पढ़ना होता है, तो इसे आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। देखिए हम जितने भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट तो रहता है ही अलग से। तो आप भूस्खलन है, एक वस्तु स्थिति अध्ययन है, उसके बाद क्या है आपका न्यूनीकरण क्रियाविधि है। मैं इसको पढ़ तो सकता हूँ, बट समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हमें एनसीईआरटी को कवर करना है, ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट को आपको पढ़ना है।
चलिए, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको। उसके बाद क्या है आपका मृदा निर्माण के कारक। पहले हम इसको देख लेते हैं, क्रियाकलाप। भारत में, इसको पढ़ लेते हैं। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। देखिएगा, भारत में कितने प्रकार की मृदा है? जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट और क्या है? मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि किस प्रकार की दूसरे से भिन्न है। तो ये आपको काम करने के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। मृदा निर्माण के कारक। ठीक है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप है, जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति है, जैव पदार्थ की भूमिका है। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थान में भिन्न भिन्न है। तो मैंने आपको सब बता दिया मृदा निर्माण के कारक में। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप, जलवायु कारक, जो हम जलवायु मैंने आपको लिखाया। तीसरा लिखाया मैंने स्थलाकृति लिखाया है। चौथा क्या लिखाया आपको? समय भी लिखवाया है। और पाँचवा जैव कारक भी हो सकते हैं। तो मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय देखेंगे। देखिएगा, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय यहाँ बता रहा है कि मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनो उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ से मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। तो अब आप देखिए मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है। पहले आप इसे फिर से पढ़ेंगे, अब फिर से समझेंगे इसको। अब देखिए मृदा का निम्नीकरण, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो खतरे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मृदा अपरदन। अपरदन क्या है, मैं बात आपको समझा देता हूँ। मृदा के ऊपरी परत को बहा कर ले जाना। हवा से भी जा सकती है, जल से भी ले जा सकती है, किसी कारण से भी मृदा, जैसे मान लेते हैं कि ये ज़मीन है, इसके ऊपर मृदा है, हवा चली, जल आया, इसको बहा करके ले गया, इसको हम क्या बोलते हैं? अपरदन कहते हैं। तो यही यहाँ पढ़ रहे हैं हम। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। तो मानवीय कारण भी है इसमें, जिम्मेदार है मृदा को खत्म होने का, और प्राकृतिक दोनों ही कारक। तो प्राकृतिक में हवा से जल जाकर के जल से, मानवीय मतलब क्या होता है कि आप मानवीय घटनाओं के कारण मृदा को हम समाप्त कर सकते हैं। निम्नीकरण के माध्यम से ये हो सकता है। जैसे कि बार बार एक ही फसल को उगाना है। तो मृदा के निम्नीकरण के सहायक कारक वनो उन्मूलन, जो मृदा का जो निम्नीकरण जो होता है, तो वनो उन्मूलन मतलब वनों की कटाई। इस प्रकार से अतिचारण मतलब कि चारण अधिक करवाना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, मृदा, ये सब क्या है? तो आपका मृदा का निम्नीकरण है। अब हम बात करते हैं मृदा संरक्षण की निम्न विधियां हैं। तो पहले आपका है मल्च बनाना, दूसरा है वेदिका कृषि करना, रक्षक मेखिलाएँ बनाना, समुच्च रेखीय बनाना, चट्टान बांध को बनाना, बीज का फसल उगाना। बीज का फसल मतलब कभी कुछ कुछ उगा दी, कभी क्या उगा दी, इस प्रकार से हम खेती कर सकते हैं। तो मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ से जैसे परवाल ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। क्या है? मल्च बनाना में क्या होता है? मल्च बनाना में पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे कि परवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। देखेंगे यहाँ पे
ये देखिए आपका वेदिकाएँ हैं, वेदिका फार्म, समुच्च रेखीय जुताई, जो मैंने आपको बताया है अभी, है ना। देखेंगे यहाँ वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं। तो वेदिका आपको मुख्य रूप से केरल में मिलेगा, आपका कुछ असम के भाग में मिलेगा, ताकि सपाट फसल उगाने के लिए उपलब्ध है। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। यहाँ पे आप दिखाए भी आपको मैंने चित्र, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वेदिका है, ये इस प्रकार से वेदिका फार्म बनाया जाता है। देखिए इस प्रकार से सीढ़ी नुमा यहाँ पे है ना, सीढ़ी नुमा आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये ढाल पर बनाया गया, ढाल पर बनाया गया, ठीक है, इस प्रकार से है वेदिका। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, ये क्या है, समुच्च रेखीय। आगे बढ़ते हैं। समुच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो अवरोध करती है मतलब रोकती है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों का कतार लगाए जाते हैं। इस प्रकार से देखिए, कतार से वृक्ष लगाई, एक पौधा यहाँ लगाई, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ। तो जो उसके बीच में मृदा जो है ना, तो इधर उड़ जा, मतलब उड़ करके इधर नहीं जाएगी और ना ही इधर, बस टकरा करके बीच में ही रह जाएगी। ठीक है, क्रम में लगाना है तो क्या, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो बस यही है रक्षक मेखलाएँ। अगला क्या है, समुच्च रेखीय रोधिकाएँ। यहाँ पे हम समझते हैं समुच्च रेखीय रोधिकाएँ क्या है। समुच्च रेखीय रोधिकाएँ समुच्च रेखा पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चट्टान बांध है, चट्टान बांध भी हम क्या कर सकते हैं, इससे मृदा को अपरदन होने से हम बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं इससे। चट्टान बांध से कैसे, तो देखते हैं। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा को क्षति को रोकते हैं। ठीक है, बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय में भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ठीक है, भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, इस प्रकार से 2 फसल लगा सकते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे जल। ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं देखिए अभी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ इस पर, और जो आपका सिलेबस चल रहा है जैसे बिहार स्पेशल का 69 बीपीएससी से संबंधित है। और देखिए मैं अगला जो एग्ज़ाम जो होने वाला है, देखिए आप अभी तक यूट्यूब पे फैक्ट पढ़े होंगे, फैक्ट, पर मैं मेंस को लेकर के आऊँगा। ऐसा नहीं कि सभी एक ही विषय का, मैं आपका, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका इतिहास हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्यों ना हो, या फिर आपका निबंध हो, या फिर आपका ऑप्शनल से एमसीक्यू संबंधित हो, हम सारे सब्जेक्ट को, सारे सिलेबस को हम यूट्यूब पे ही बीपीएससी हंट के ऊपर ही हम सारा सब कुछ मटेरियल उपलब्ध करा देंगे। मैं बाकायदा उसको अपने हाथों से मैं आपको लिख लिख करके मैं आपको नोट्स, आंसर राइटिंग, सब कुछ मैं करेंट के साथ अपडेट करवाऊँगा मैं। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। तो ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, बाय।